नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी गोल्ड में आप सभी का यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1, पेपर 1 यूजीसी नेट के अंतर्गत दिसंबर को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम है आपका मंथन बैच। ठीक है, मंथन बैच है, न्यू सीरीज का है। ठीक है, नया बैच है बिल्कुल। ठीक है, और इसमें आप लोगों की सबसे पहली यूनिट आपकी स्टार्ट कर दी गई है और इस यूनिट की अब से पहले लगभग आपकी 9 क्लासेस में आपकी आ चुकी हैं। तो ये आपकी 10वीं क्लास रहेगी। इसके अलावा और भी इसमें 10 से 12 क्लासें आने वाले हैं, तो कुल मिलाकर 20 प्लस क्लासें रहेंगी यूनिट 1 से ही। इतना डीप आप लोगों को मैं इसमें अब की बार पढ़ा रहा हूं विस्तार से, बिल्कुल। ठीक है, दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए अब की बार जेआरएफ जो है हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि भाई जो ना 80 प्लस नंबर आपको इसमें लेके आने हैं। कौन से में? पेपर 1 में। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये आपका बैच स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मंथन बैच। ठीक है, तो मंथन बैच की हम लोग जो है, ठीक है, पेपर 1 के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 जो है आपकी शिक्षण अभिवृत्ति है। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति है, उसी से संबंधित आपके इसमें जो क्लासें कराई जा रही है वे आप लोगों को कराई जा रही है भाई। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है भाई। आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है शिक्षण प्रभावक तत्व। यानी कि शिक्षक जो है शिक्षण को, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं या डिटेल से उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को जो है थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं और उसके बाद उसके पीवाईक्यू भी साथ साथ ही आपको करा रहा हूं और बाद में हम लोग जो है इसके एमसीक्यू भी आपके देखेंगे भाई। ठीक है, एग्जाम से पहले। ठीक, तो आपका दिसंबर में एग्जाम होगा और जल्द ही आपका जो है, लगभग ये मान लो कि बहुत जल्द, ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट जून का भी आपका जारी होने वाला है। तो देखते हैं आज का क्या रहेगा टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा शिक्षण प्रभावक तत्व, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रभावक तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत एक तो देखो भाई आपका आएगा क्या? टीचर। ठीक है, एक तो इसके अंतर्गत अध्यापक आता है। अध्यापक के अलावा आपका सहायक सामग्री, जैसे बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, या बहुत सारी पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, बहुत सारे आपके जो है सामग्री है जो टीचिंग के अंतर्गत आपकी इस्तेमाल की जाती है। जैसे मान लो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका क्या है कि माउस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो आपका जो है पेन टैब है, ये पेन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें क्या है, ये सब शिक्षण या सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। इसके अलावा संस्थागत सुविधाएं भी इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी और शैक्षिक वातावरण कैसा है उस क्षेत्र का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रभावक शिक्षण प्रभावक तत्व किसे कहते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होता है आपका शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षण क्या है? एक जटिल यानी कि कठोर सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें केवल शिक्षक और छात्र ही नहीं बल्कि अनेक तत्वों की भूमिका भी होती है। बल्कि अनेक तत्वों की भूमिका भी इसमें रहती है भाई। ठीक है, अनेक तत्वों की भूमिका भी रहती है जो सीखने के वातावरण और प्रभाव को नियंत्रित करती है। ठीक है जी, तो ये इसकी परिभाषा कही जा सकती है। इन सभी को कहा जाता है क्या? शिक्षण प्रभावक तत्व। इन सभी को शिक्षण प्रभावक तत्व कहा जाएगा। किन किन को? एक तो अध्यापक रहेगा, इसके अलावा कक्षा रहेगी, छात्र रहेगा और उसके अलावा जितनी भी उसमें सहायक सामग्रियां होंगी, ठीक है, उसका जो शिक्षा का जो वातावरण होगा, उन सभी को कहा जाएगा शिक्षण प्रभावक तत्व। उन सबको कहा जाता है शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी टीचिंग इन्फ्लेक्सिंग फैक्टर उनको कहा जाता है। बात करेंगे मुख्य शिक्षण प्रभावक तत्वों की कि मेन प्रभावक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम 4 मुख्य घटकों में इसे विस्तार से जो है आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। 4 टॉपिक रहेंगे, 4 तरीके से इनको समझाने का हम प्रयास करते हैं। 4 जो मुख्य घटक रहते हैं आपके शिक्षण के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो घटक होता है वो होता है आपका शिक्षक, यानी कि टीचर, अध्यापक। अध्यापक के बिना तो शिक्षण आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का केंद्रीय स्तंभ माना जाता है, जैसे सबसे प्रमुख बिंदु माना जाता है। अब शिक्षक के गुण कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, चलिए जी, तो शिक्षण के या सॉरी अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है, एक अच्छे अध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन सभी के बारे में देखेंगे जी। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं विषय विशेषज्ञता, यानी कि जिस टॉपिक को अध्यापक पढ़ा रहा है उसे उस टॉपिक की बहुत बढ़िया गहराई से जानकारी होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। तो शिक्षक को विषय वस्तु में गहराई से ज्ञान होना चाहिए। जो टॉपिक वो अध्यापक पढ़ा रहा है, जो विषय अध्यापक पढ़ा रहा है, उस विषय की उस अध्यापक को बहुत बढ़िया पकड़, बहुत बढ़िया जानकारी, उसके बारे में उसे ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहला अध्यापक का गुण होगा। इसके बाद
संचार कौशल। संचार कौशल का मतलब है कि उसके अंदर जो है आपका कम्युनिकेशन करने की, एक दूसरे से बातचीत करने की, बच्चों को समझाने की, बच्चों को पढ़ाने की, उसकी शैली कैसी है, उसके अंदर कौशल कैसा है, ये भी आपका देखा जाता है। वो एग्जाम्पल कैसे देता है, किस तरह से बच्चों को समझाता है, यानी कि स्पष्ट और प्रभावशाली तथा दो तरफा संप्रेषण अनिवार्य होता है। यानी कि दो तरफा संप्रेषण का मतलब होता है कि दोनों ओर, ठीक है, बच्चा भी क्वेश्चन पूछ रहा है अध्यापक से, अध्यापक भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो है अध्यापक बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपका छात्र क्या करेंगे, आंसर देंगे, और अगर छात्र अध्यापक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अध्यापक उनको आंसर देगा। तो कुल मिलाकर आपका स्पष्ट, प्रभावी और दो तरफा संप्रेषण होना अनिवार्य है। ये भी एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है। इसके अलावा मन स्थिति की समझ, मन स्थिति के समझ, छात्रों की मानसिक अवस्था और आवश्यकताओं तथा स्तर को समझना, यानी कि देखकर, कक्षा में देखकर के कौन सा बच्चा किस प्रकार का है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है, उसका स्तर कैसा है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही एक अध्यापक को बच्चे को समझना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसी को कहा जाता है मन स्थिति को समझना। इसके बाद धैर्य और सहानुभूति, यानी कि एक अध्यापक को धैर्य रखना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्लास में शरारत करते हैं बहुत ज्यादा, उनका व्यवहार बहुत जो है गलत हो जाता है। कई बार अध्यापक को बहुत गुस्सा है, तो अध्यापक को क्या करना, गुस्सा नहीं करना, धैर्य करना है और सहानुभूति से काम लेना है और बच्चे को समझाना है, उसे पढ़ाना है। तो शिक्षक का व्यवहार प्रेरणादायक और सहयोगी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरा, फिर क्लास में जो है बच्चों के साथ उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा व्यवहार प्रेरणादायक होना चाहिए ताकि बच्चे कुछ सीख सकें, और सहयोगी भी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने में सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से उनके पास में पढ़ सकें। इसके बाद नैतिकता और आचरण, ठीक है, यानी कि अध्यापक का नैतिक होना और उसका आचरण सही होना, ये भी बहुत जरूरी है। एक तो अध्यापक को निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब कि बच्चों के बीच में किसी प्रकार का जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या फिर आपका उनके क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, या फिर उनके आईक्यू लेवल के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, फिर उत्तरदायी, यानी कि एक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, ठीक है, एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, एक आदर्श व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के साथ में एक आदर्श व्यवहार करना भी बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक अध्यापक के अंदर ऐसे गुण होने बहुत जरूरी है। विशेषज्ञता होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, मन स्थिति को समझ लेना चाहिए, ठीक है, धैर्य और सहानुभूति और नैतिकता व आचरण भी एक अध्यापक के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे के सारे गुण एक अच्छे अध्यापक के अंदर होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखेंगे भैया शिक्षण कौशल। दूसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा, अभी हमने टीचर देखा और टीचर के गुण देखे, अब देखते हैं शिक्षण कौशल, ठीक है, यानी कि टीचिंग स्किल। एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका कैसा है, प्रश्न पूछने की कला कैसी है, एग्जाम्पल देने का तरीका कैसा है, वो बच्चों को कितनी तकनीक से, कितनी टेक्नोलॉजी से, कितनी सामग्रियों के माध्यम से पढ़ा पाता है। तो ये सारे के सारे इसमें रहेगा शिक्षण कौशल में। तो शिक्षण कौशल में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे क्या, शिक्षण कौशल में आएगा एक तो आपका क्या रहेगा भाई, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने की कला। मान लो अध्यापक है, बच्चों से किस प्रकार के, किस तरह से कक्षा में कैसे जो है क्वेश्चन पूछता है, फिर उनको आंसर बताता है, फिर उनको समझाता है, फिर दोबारा से उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो दूसरा क्या रहेगा, उदाहरण देने की क्षमता। एक अध्यापक के अच्छे जो है शिक्षण के अंतर्गत उदाहरण देने की क्षमता भी बहुत जरूरी है। उत्तरदायित्वपूर्ण मूल्यांकन, ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन करना, एक जिम्मेदारी के साथ बच्चों का मूल्यांकन करना। तकनीक और आईसीटी का प्रयोग करना, यानी कि नई नई तकनीक का प्रयोग करना, आईसीटी का प्रयोग करना। जैसे हम लोग आप लोगों को क्या करें, डिजिटल तरीके से माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, एक अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यदि विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक ढंग से प्रकाश का परावर्तन करवाता है या करवा रहे हैं तो यह क्या रहेगा, तो यह उनकी विषय विशेषज्ञता, प्रयोगात्मक और दृष्टिकोण व शिक्षण कौशल को दर्शाता है। एक अध्यापक, मान लो साइंस का कोई टीचर है और वो बच्चे को प्रयोगशाला में ले जाकर जो है, आवाज तो आ रही ना भाई, प्रयोगशाला में जाकर बच्चों को समझा रहा है, ठीक है, प्रयोगशाला के माध्यम से दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण दे रहा है या फिर शिक्षण कौशल को दर्शाता है। तो उससे क्या रहेगा कि उसको एक इफेक्टिव जो है या आपका टीचर स्किल माना जाएगा, बेहतरीन टीचर स्किल उसको कहा जा सकता है। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत आ जाएगा आपका कि अध्यापक बच्चों को किस प्रकार से, किस तरीके से, किस टेक्निक से, आईसीटी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से प्रश्न पूछकर, एग्जाम्पल देकर कैसे उनको पढ़ा रहा है। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद रहेगा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में क्या क्या आएगा उसके बारे में देखेंगे भाई, ठीक है। सहायक सामग्री कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स इनको कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आएंगी। सहायक सामग्री वे उपकरण हैं, वे साधन हैं, वे संसाधन हैं जो शिक्षक को प्रभावशाली या रुचिकर और स्पष्ट बनाते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों को एक इफेक्टिव तरीके से डिजिटल माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को जो है मन लगता है पढ़ने में, ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आता है। तो उसी को कहा जाएगा क्या, आपका सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री भी उनको क्या है
कहा जा सकता है। अब इसके प्रकार होते हैं कई प्रकार के, ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। चलिए जी, तो सहायक सामग्री के प्रकार कौन कौन से रहेंगे उसके बारे में आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसी को कहा जाएगा क्या, इफेक्टिव टीचिंग या शिक्षण कौशल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे आसान तरीके से, ताकि आप जो है एग्जाम में इनके सही तरीके से आंसर लगा सको। तो सबसे पहले देखते हैं भाई श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री वो होती है जिसको देखकर पढ़ा जाता है। मान लो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने, व्याख्यान कर रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, ठीक है, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये आपका श्रव्य सामग्री होगी। श्रव्य मतलब, एक मिनट एक मिनट, गलत बता दिया, ठीक है। श्रव्य का मतलब होता है सुनकर, ठीक है। श्रव्य का मतलब होता है सुनकर, ठीक। दृश्य वाला बता दिया मैंने आपको, ठीक है। दृश्य वाला मैंने आपको बता दिया, विजुअल बता दिया, ठीक है। तो ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो है, ठीक है, यानी कि दृश्य सामग्री, ठीक है। दृश्य सामग्री का मतलब है, तो सॉरी, श्रव्य सामग्री का मतलब है सुनकर, ठीक है, सुनकर किसी चीज को सीखना, ठीक है। तो आपका शिक्षण का एक जो है प्रकार जो रहेगा, वो रहेगा आपका कौन सा, वो रहेगा आपका श्रव्य सामग्री, यानी कि सुनकर, ठीक है। जैसे मान लो कोई भाषण दे रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन आप जो है इसमें आपको मान लो कि आप लोग जो है वीडियो की तरफ नहीं देख रहे, ठीक, और आपने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, ठीक, और मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो सुनकर सीख रहे हैं, उसको कहा जाएगा क्या, आपका श्रव्य सामग्री। तो ये किस चीज के माध्यम से, एग्जाम्पल देख सकते हैं, भाषण, ठीक है, मान लो आप भाषण सुन रहे हैं, दूर से किसी का भाषण सुन रहे हैं या मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। पॉडकास्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑडियो आ जाएगी, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, आपने मान लो मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली और उसको सुन रहे हैं, या मान लो आपने जो ना मोबाइल को, अपने मोबाइल को या लैपटॉप को बंद करके रख दिया, या उल्टा करके रख दिया, और मेरी आवाज आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को आ रही है, ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आपका शिक्षण किया जा सकता है। दूसरा है आपका दृश्य सामग्री, विजुअल जिसको कहा जाता है, ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है, दृश्य, ठीक है, क्योंकि देखकर इंसान ज्यादा सीखता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक चार्ट, जैसे मान लो मैं आप लोगों के सामने चार्ट लेकर आया हूँ, तो आप क्या करें, चार्ट को देखकर सीखने का प्रयास करें भाई, कौन कौन से प्रकार रहेंगे, शिक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे आपका श्रव्य सामग्री दे दिया, दृश्य सामग्री दे दिया, फिर श्रव्य और दृश्य दोनों दे दिए, इसके बाद प्रयोगात्मक सामग्री आ जाएगी, फिर डिजिटल संसाधन आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, एक चार्ट में दे दिया गया, मैंने एक मैप के माध्यम से दे दिया, ठीक, तो मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, चार्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, फ्लैश कार्ड के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे मैं आप लोगों के सामने बनाकर लेकर आया हूं ये पीपीटी, तो पीपीटी के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इनको देखकर पढ़ सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा क्या, दृश्य सामग्री इसको कहा जाएगा। आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जैसे आपका हिना चौधरी ने बताया था मुझको, ठीक है, तो उनकी समस्या का समाधान शायद इस बार जो है हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जी, तो इसके बाद है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत वे चीजें आएंगी जिनमें आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। जैसे मान लो अभी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, और मैं आप लोगों को बोलकर पढ़ा रहा हूं और आपका दिखा भी रहा हूं, तो इसमें क्या रहेगा, आपका दृश्य और श्रव्य सामग्री इसको माना जाएगा। इसके अलावा एनिमेशन के माध्यम से, जैसे आप लोगों को मैं जो है फ्लैश बोर्ड के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, उसको दिखाकर पढ़ाऊंगी, तो ये रहेगा आपका श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि आपको देखोगे भी और उसको सुनोगे भी, तो दोनों चीजें इसमें शामिल की जाएगी। इसके बाद है आपका प्रयोगात्मक प्रायोगिक सामग्री। प्रायोगिक सामग्री में वे चीजें की जाती है जिनके माध्यम से प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला में, कोई आपकी साइंस की प्रयोगशाला है, उसमें आप जाकर कोई प्रयोग करोगे, ये मान लो कला के क्षेत्र में आप चित्रकला के बाद जो है आपको दे देगा प्रयोग करने के बाद आपका चित्र बनाओ, महात्मा गांधी का बना दो, या किसी फूल बना दो, कोई जानवर का चित्र बना दो, या कोई जो ना आपका आप सीनरी बना सकते हो, तो वो क्या करोगे, आप उसमें प्रयोग करोगे, ठीक है, प्रयोगशाला में जाकर उपकरणों के माध्यम से प्रयोग करोगे, मॉडल, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा प्रायोगिक सामग्री। तो ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लो लैब में चले गए, लैब में मशीनों के माध्यम से किसी चीज का प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या रहेगी, सामग्री रहेगी। प्रायोगिक सामग्री इसको कहा जाता है जिसके माध्यम से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे डिजिटल संसाधन की। डिजिटल संसाधन जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को डिजिटल संसाधनों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, इसमें सिमुलेशन, वेब आधारित टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मैं आपके सामने पेन ले रहा हूँ, ये भी एक तरह से क्या रहेगा, डिजिटल संसाधन है। लैपटॉप आपका क्या है, किस डिजिटल संसाधन है। मोबाइल फोन क्या है, डिजिटल संसाधन है। पेन टैब क्या है, ये भी डिजिटल संसाधन है। माउस क्या है, ये भी डिजिटल संसाधन है, ठीक है। आपका कीबोर्ड क्या है, ये भी आपका डिजिटल संसाधन है। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, डिजिटल संसाधन है। इनके माध्यम से आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक रहेगा, इनका महत्व क्या है, ठीक है भाई। शिक्षण सहायक सामग्री जो है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो महत्व के बारे में बात करेंगे, महत्व को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीट, ठीक है,
यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारी की सारी कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पिछली आपका जो जून वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी कराई है, लेकिन अब की बार और भी ज्यादा विस्तार से कराने वाला हूं। ठीक है, विस्तार से कराया जाएगा, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे हैं यूनिट 1 की अब तक आपकी 10 आपकी क्लासें आ चुकी हैं और लगभग 10 से 12 या 15 क्लासें अभी और भी इसकी आपको देखने को मिलेगी, जबकि पिछली बार मैंने लगभग 10 क्लासों में आपका कंप्लीट करा दी थी यूनिट 1, यानी कि प्रत्येक यूनिट आपकी 10 से 12 क्लासों में कंप्लीट कराई है वहां पर। कुछ यूनिट ऐसी रही जो 4 से 5 क्लासों में भी कराई है, क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं था, बहुत जल्दबाजी में वहां पर मैंने आप लोगों को कराया है। लेकिन इस बार जो है हम लोगों के पास लगभग 6 माह का समय है, काफी लंबा समय है, आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और मैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूं। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज उसके बारे में भी जरूर बता दिया करें। ठीक है, क्योंकि उसका भी मैं आपको समाधान करने का प्रयास करूंगा भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व क्या है। इससे क्या होगा, एक तो ध्यान आकर्षित होता है। मान लो मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, नई पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, आपका ध्यान आकर्षित होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, तो ये रहेगा। दूसरा, अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। इससे क्या होता है कि अवधारणाएं, एग्जाम्पल जो है, कोई आपकी समस्या है, ठीक है, कोई आपका जो है चीजें है, तो उसको क्या होगा, स्पष्ट किया जाता है, समझाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, रचनात्मकता और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, रचनात्मकता यानी कि नई नई क्रिएटिविटी, और सहभागिता एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे का सहयोग उसमें बढ़ता है। जैसे मान लो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मैं आप लोगों को कोई समस्या है तो उसके बारे में समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इतिहास की कक्षा में स्वतंत्रता संग्राम पर वीडियो दिखाना छात्रों की कल्पना और रुचि को बढ़ाता है। मान लो इतिहास के बारे में आप कोई वीडियो बना रहे हैं, उसमें बच्चों को जो है एनिमेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो आपकी घटनाएं घटित हुई थी, जिस तरह से युद्ध हुए थे, जिस तरह से लोग मारे गए थे, जलियांवाला बाग की घटना हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, या और भी नेताओं के द्वारा, तो उन सबको दिखाना, जैसे भील आंदोलन था, ठीक है, जनजातियों के विरुद्ध आंदोलन थे, जातियों को लेकर था, मंदिर प्रवेश को लेकर था, तो इस तरह की अगर आप ये चीजें दिखाओगे तो उससे क्या होगा, छात्रों की कल्पना और रुचि उसमें बढ़ती है, शिक्षण सामग्री में या आपका शिक्षण में वे ज्यादा रुचि लेकर पढ़ते हैं। तो इसको कहा जाएगा इसका महत्व। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये थी भाई आज की आप लोगों की क्लास। ठीक, आज हमने क्या क्या देखा उसका एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो आज हमने जो बात की है वो की है हमने किसके बारे में, हमारा जो टॉपिक था आज का वो था आपका शिक्षण प्रभावक तत्व। तो शिक्षण प्रभावक तत्व के अंतर्गत क्या क्या आया, सबसे पहले तो हमने इसका परिचय देखा कि शिक्षण प्रभावक तत्व किसको कहा जाएगा। इसमें आपका छात्र रहेंगे, टीचर रहेगा, और अनेक तत्व भी इसमें शामिल होंगे, अनेक उपकरण इसमें शामिल किए जाएंगे, जैसे मान लो डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे के सारे क्या होंगे, शिक्षण प्रभावक तत्व माने जाते हैं। तो वातावरण कैसा है उस क्षेत्र का, ठीक है, तो आपका कॉलेज कैसा है या सेंटर कैसा है या आपका जो है स्टूडियो कैसा है, तो वो सारा का सारा इसमें देखा जाता है। उसी सबको कहा जाता है शिक्षण से जो है प्रभावक तत्व। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 4 घटक शामिल किए गए हैं। 4 घटक में हमने आज 2 घटकों के बारे में बात की। एक तो टीचर के बारे में बात की कि भाई टीचर होता है, टीचर का होना बहुत जरूरी है, ये सबसे केंद्र स्तंभ इसको माना गया है। इसके 4 गुण मैंने आप लोगों को बताए हैं कि विषय की जानकारी, एक तो अध्यापक को विषय की जानकारी होनी चाहिए, बढ़िया उसकी जो है अपने विषय पर उसकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। दूसरा फिर संचार कौशल, ठीक है, कि वो आपका कम्युनिकेशन कैसे कर पाता है, बच्चों को कैसे समझा पाता है, उनकी लैंग्वेज में समझा पाता है नहीं समझा पाता, बहुत आसान तरीके से समझा पाता है नहीं समझा पाता। और शिक्षण जो है आपका दोहरा संप्रेषण होना अनिवार्य है, इनके दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से होना जरूरी है। लेकिन जैसे आप लोगों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कोई मुझे कमेंट करोगे, मैं उसका आंसर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, दोहरा संप्रेषण हो जाएगा। लेकिन ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है, उसके बाद जब लाइव क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो लाइव क्लास में हमारा दोहरा संप्रेषण उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद ओह सॉरी, ठीक है, इसमें एक और दिया गया आपका 2 टॉपिक और। दूसरा था आपका मन स्थिति समझ लेना, बच्चे की, छात्र के मन में क्या है, कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ठीक है, उसको किस चीज की आवश्यकता है, उसका लेवल कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। दूसरा फिर अध्यापक को धैर्य और सहानुभूति से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, व्यवहार प्रेरणादायक होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नैतिकता और आचरण का भी होना अध्यापक के अंदर बहुत जरूरी है।
ताकि वो निष्पक्ष होकर उत्तरदायित्व को निभाते हुए आदर्श व्यवहार के साथ अपने छात्रों को शिक्षण प्रदान कर सके। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल में मैंने आपको बताया कि प्रश्न पूछना, इसके अलावा उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, उत्तरदायित्व मूल्यांकन करना और तकनीक और आईसीटी का प्रयोग यानी इंटरनेट और कंप्यूटर का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दिया गया इसमें, जैसे मान लो विज्ञान की विज्ञान का कोई छात्र है, उसको प्रयोगशाला में ले जाकर पढ़ाना, ठीक है, प्रकाश परावर्तन के बारे में बताना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपकी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा सहायक सामग्री। ठीक है, आज दो टॉपिक पढ़ा है, दो टॉपिक आपको कल करा दूंगा, तो 4 के 4 इसके आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें रहेगा सहायक सामग्री वे उपकरण व साधन व संसाधन होते हैं जो शिक्षक को प्रभावकारी, रुचिकर और स्पष्ट बनाते हैं ताकि बच्चों की अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो इसके प्रकार देखे हमने। सबसे पहला जो प्रकार देखा, श्रव्य सामग्री देखा। ठीक है, श्रव्य सामग्री का मतलब है कि सुनकर किसी चीज को सीखना। दृश्य सामग्री देखा, दृश्य सामग्री में किसी चीज को देखकर सीखना, ये आ जाएगा। और श्रव्य दृश्य सामग्री देखा जिसमें दोनों चीजें शामिल आ जाएंगी, यानी कि देखकर भी और सुनकर भी, दोनों को शामिल आ जाएगा। इसके अलावा प्रायोगिक सामग्री में आ जाएगा प्रयोगशाला, ठीक है, या एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर, प्रयोग कराकर, ठीक है, बच्चों को सिखाने का प्रयास करना। और एक आ जाएगा डिजिटल संसाधन। देखिए हमने स्मार्ट बोर्ड, सिमुलेशन, वेब आधारित टूल्स इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद महत्व हमने देखा। तो महत्व क्या होगा इसका महत्व होगा कि भाई एक तो बच्चे का ध्यान आकर्षित होगा पढ़ाई की ओर, दूसरा अवधारणाओं को स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा, रचनात्मकता और सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे नए नए प्रकार के, नए नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, नई नई चीजें करेंगे, ठीक है। और जटिल विषय भी सरल बन जाएगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल है इतिहास की कक्षा में स्वतंत्रता संग्राम वीडियो पर जो चित्र दिखाए जाएंगे, बच्चों को जो वीडियो दिखाई गई, ठीक है, उससे क्या होगा, छात्रों की कल्पना और रुचि में वृद्धि होगी और बच्चे ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास, ठीक है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।